हाँ जी, वीडियो नंबर 2 जिसमें हम एल्केन चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप सोचें जो एल्केन्स है ना, जैसा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया गया था कि नेचर वाइज नॉन पोलर है। अब जो कंपाउंड नेचर वाइज नॉन पोलर होगा, मान के चलिए उसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं आयनिक तो हो नहीं सकती है। उनकी जो रिएक्शंस होंगी वो फ्री रेडिकल टाइप की होने वाली है। उनकी जो रिएक्शंस है वो फ्री रेडिकल टाइप की होने वाली है। तो करना क्या है, इनके अंदर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होने की वजह से जो दूसरा करेक्टर इसमें आएगा वो आएगा, जो रिएक्शंस का फर्दर टाइप है या पार्ट है वो होएगा सब्स्टिट्यूशन। वो होएगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो एल्केन्स है, नॉन पोलर नेचर के हैं। फ्री रेडिकल्स ही इस पे अटैक कर सकता है, आयनिक मैकेनिज्म नहीं होगा। दूसरा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस ही होंगे क्योंकि ऑल आर द सिंगल एंड सिग्मा बॉन्ड्स। चलिए, सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ते हैं जो 12th क्लास के हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड में भी आपके काम आएगा। वो है हेलोजिनेशन। सबस्ट्रेट इसका श्योर एल्केन ही होगा। एल्केन्स रिएक्ट विद ब्रोमीन और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट और इन डार्क एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया है 250 से 400 डिग्री, फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मिथेन का क्लोरीनेशन मिथाइल क्लोराइड, फर्दर क्लोरीनेशन मिथाइलिन क्लोराइड, फर्दर क्लोरीनेशन क्लोरोफॉर्म, फर्दर क्लोरीनेशन CCl4। तो इसमें खास बात आप देखें कि मिथेन को क्लोरीन एक्सेस में दे दिया गया है और फिर एक चेन रिएक्शन चलते हुए फिर एक चेन रिएक्शन चलते हुए हमें फिर एक चेन रिएक्शन चलते हुए हमें यहां मिथाइलिन से क्लोरोफॉर्म से CCl4 तक एंडिंग हो गई है। The yield of monohalogenated product can be increased by using substrate in excess। अगर मुझे यही परमानेंटली चाहिए, मुझे मान लो मिथाइल क्लोराइड ही चाहिए, तो फिर मुझे इसके अंदर सबस्ट्रेट जो मीथेन है उसकी परसेंटेज, उसका क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस फॉलोज द ऑर्डर। वो तो श्योर ही है क्योंकि फ्लोरीन के अंदर लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन है। दैट्स वाई इस बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा ही आसान है। तो कभी पेपर में आ गया व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस टूवर्ड्स द एल्केन, तो आपका आंसर होएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन रिएक्ट फास्टेस्ट। ठीक है जी। चलिए, बहुत बातें इसमें और जानने की है हमारे पास। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। अगर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करवाऊंगा तो एक्सप्लोसिव होएगा and can be achieved by the reaction of inorganic fluorides on और on bromo और आयोडो डेरिवेटिव्स। पता है हुआ क्या, इसको ना हम लोग हेलोएल्केन चैप्टर में जाकर इसको हम लोग हेलोएल्केन चैप्टर में जाकर स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम हेलोएल्केन चैप्टर में स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जब आपने सबसे पहले क्लोरोब्रोमो प्रोडक्ट्स बना लिए, उन पर HgF2 इन ऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, चाहे तो आप AgF पुट कर सकते हैं, तो इससे फ्लोरोएल्केन और HgBr2 बन गया। ब्रोमिनेशन इज स्लोअर देन क्लोरिनेशन एंड इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। इसको हम हाई टेम्परेचर पे करवाएंगे। तो फ्लोरीन में डार्क चाहिए, क्लोरीन में थोड़ा डिफ्यूज्ड लाइट चाहिए, ब्रोमीन में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और आयोडिनेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मीथेन का आयोडिनेशन करवा रहे हैं तो मिथाइल आयोडाइड HI जो बना, ये HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी लेकर आएगा। अब उस रिवर्सिबिलिटी को रोकना है। इफ यू वांट टू स्टॉप द रिवर्सिबिलिटी, अगर आप रिवर्सिबिलिटी को रोकना चाहते हैं तो इस रिड्यूसिंग एजेंट HI को यहां से हटाना जरूरी है। आयोडिनेशन
is reversible and can be carried out sufficiently in the presence of strong oxidizing agent like iodic acid or nitric acid like HGO. क्या होएगा, एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो आपका ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, चाहे वो HiO3 हो, चाहे वो HNO3 हो, चाहे वो HgI2 हो, ठीक है जी। तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड में आपने सुना होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का फंडामेंटल ओबे करते हुए रिएक्शन फॉरवर्ड 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 शिफ्ट होती चली जाएगी। एल्काइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड कन्वीनियंटली बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब देखो आयोडाइड बने नहीं, तो एल्केन चैप्टर में ही एल्काइल हैलाइड का फिंकलस्टीन का नाम आया। फ्लोरिनेशन वो करवाना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन, अगर आप आयोडिनेशन करवाना चाहते तो उसमें थोड़ा सा रिवर्सिबिलिटी का चक्कर था, तो बने बनाए ब्रोमाइड और क्लोराइड पे NaI या फिर KI की एक एसीटोन सोलवेंट में रिएक्शन करवा दीजिए, रिएक्शन फॉरवर्ड 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 शिफ्ट होती चली जाएगी। RCl प्लस NaI एसीटोन RI NaCl, और NaCl एसीटोन के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, NaCl इन एसीटोन क्या करेगा जी, प्रेसिपिटेट बना लेगा। जो NaCl है वो एसीटोन के अंदर प्रेसिपिटेट, भाई वो आयनिक कंपाउंड है और एसीटोन एक नॉन पोलर सॉरी पोलर पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट है, तो वहां इसका प्रेसिपिटेशन होना 100% फिक्स है। एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ऑफ हैलाइड एक्सचेंज बिकॉज NaCl NaBr आर इनसोल्यूबल इन द एसीटोन। मान लीजिए मैं यहां NaCl और NaBr लिखकर बनाना चाहता हूं RCl-RBr, तो भाई जो रिएक्शन करने वाला सबस्टांस है वो ही प्रेसिपिटेट बना देगा, वही प्रेसिपिटेट बना देगा, दैट्स व्हाई रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाली नहीं है। तो RH हुआ, क्लोरीनेशन करवाया, RCl बना, HCl बना, RH हुआ, क्लोरीनेशन करवाया, लाइट की प्रेजेंस में RCl बना, HCl बना। यहां क्या बन गया, मिक्सचर ऑफ द एल्काइल लाइट, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस लेके चल रहे हो आप। इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होंगे हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म में, चेन इनिशिएट करना, चेन प्रोपेगेट करना और चेन को टर्मिनेट कर देना। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, चेन इनिशिएशन, टेम्परेचर अच्छा खासा आपने ले रखा है, टेम्परेचर आपने 200 से 250 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है, या फिर, और मैं बच्चों को जनरली बोलता हूं कि आपकी हेल्प के लिए एक फैक्टर है हेल्पर, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड रेडिएशन, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड रेडिएशन, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक हेलोजन हुआ, टेम्परेचर हाई कर दिया गया, होमोलाइज होकर 2 फ्री रेडिकल बन गए, 2x डॉट, अब ये इनिशिएट हो गया। और एक हमेशा का रूल है, चाहे तो आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जाकर ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ लें, वहां होता क्या है, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना बच्चे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मैं आपको बता रहा था, जो फ्री रेडिकल बनता है वो रिएक्शन को कंटिन्यू ही करवा देगा, मतलब FR में X, FR में X, FR में X, FR में X, FR। चलो चेन प्रोपेगेशन में FR का बनना फिर कंटिन्यू रहेगा। अब आपको समझना क्या है, जो X डॉट फ्री रेडिकल बना था ना आपके पास, वो एल्केन पर, मिथेन इथेन प्रोपेन जो भी है उन पर अटैक करके होमोलाइज करवाकर HX और R फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, X डॉट RH लेकर RX और H डॉट आप कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी डेल्टा H ज्यादा है। कभी भी प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर, इन द प्रोपेगेशन स्टेप यू शुड अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ H फ्री रेडिकल। आपको प्रोपेगेशन स्टेप के प्रोडक्ट साइड में H फ्री रेडिकल को अवॉइड करना है, H फ्री रेडिकल को अवॉइड करना है।
तो ये एक्स डॉट हुआ, ये आर एच हुआ, ये एच एक्स हुआ, ये आर डॉट हुआ, ये आर डॉट फिर एक्स टू से रिएक्ट कर गया, आर एक्स बन गया, एक्स डॉट बन गया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों में से, एल्केन या हेलोजन में से कोई एक खत्म ना हो जाए या दोनों खत्म हो जाए कुल मिलाकर। और चेन प्रोपेगेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप होता है। चेन प्रोपेगेशन के बाद चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जितने भी आपके पास एफ आर हैं, ऑल पॉसिबल एफ आर रिएक्ट्स टुगेदर, जितने भी पॉसिबल एफ आर हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। एक्स डॉट एक्स एक्स टू बन गया, आर डॉट एक्स आर एक्स बन गया, आर डॉट आर आर बन गया। तो इसमें डाइमेरिजेशन की पॉसिबिलिटी भी आपको साफ दिख रही है। ठीक है जी। तो रेडिकल इनहिबिटर स्टॉप द चेन प्रोपेगेशन बाय रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स। मान लीजिए कहीं आपके पास ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, क्लियर, तो कहीं ना कहीं जो आपका एफ आर है, जो आपके पास फ्री रेडिकल कॉन्टिन्यूसली बनता जा रहा है, उसका पाथ ब्लॉक हो जाएगा। और जैसे ही पाथ ब्लॉक होएगा रिएक्शन वहीं रुक जानी है। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिएक्शन का रास्ता रोक सकती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिएक्शन का रास्ता रोक सकती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो परसेंटेज वगैरह का कैलकुलेशन नहीं करवाया हुआ है, और वैसे भी वो इस सिलेबस का पार्ट है नहीं है। तो सिंपली आप रिएक्शन में काम कर सकते हैं कि हेलोजिनेशन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रिएक्टिविटी ऑर्डर है। फ्लोरीन थोड़ा सा डार्क में रिएक्ट कर लेगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होंगी। क्लोरीन ब्रोमीन को बनाना आसान रहता है। फ्लोराइड को बनाना हो तो आप लोगों को स्वाट करानी चाहिए, और आयोडाइड्स को बनाना हो तो आपको फिंकलस्टीन करवानी चाहिए, क्योंकि आर आई का बनना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केन एंड आयोडीन। ओके जी। चलो अब हम नाइट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक यूनिक रिएक्शन जिसमें दो टाइप के बॉन्ड का फिशन होगा, सी का भी और सी एच का भी, सी का भी और सी एच का भी। अंडर सर्टेन कंडीशंस एल्केन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा। अ हाइड्रोजन एटम बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ नाइट्रो ग्रुप NO2। दिस प्रोसेस इज नोन एज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स में बी कैरिड आउट इन वेपर फेज, क्योंकि कारण है हाई टेम्परेचर तो फ्री रेडिकल बना पाएगा, हाई टेम्परेचर ही फ्री रेडिकल जनरेट कर पाएगा। तो यहाँ टेम्परेचर बड़ा ठीक ठाक है, 150 से लेकर 475, वैसे पीछे भी ठीक ठाक ही था, 400-500 डिग्री के आसपास। तो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, हेल्पर हेल्प्स इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर अपॉन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मोनोनाइट्रो, क्योंकि यहाँ दो टाइप के बॉन्ड ब्रेक होंगे, सीसी बॉन्ड ब्रेक भी होएगा और सीएच बॉन्ड ब्रेक भी होएगा। सीसी बॉन्ड ब्रेक भी होएगा और सी एच बॉन्ड, क्योंकि HNO3 है ना बच्चे, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एसिड भी है। जो आपके पास, ये जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। दैट्स व्हाई यहाँ दो टाइप के बॉन्ड फिशन आपको दिखेंगे। एक तो सीसी बॉन्ड फिशन होकर नाइट्रो और नाइट्रोमीथेन नाइट्रोइथेन बन जाएगा, और एक आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर 1 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो मैकेनिज्म क्या चली, वही हाई टेम्परेचर की कंडीशंस है, होमोलाइसिस हुआ, दो एफआर बन गए, उन एफआर ने फ्री रेडिकल फिर जनरेट किए फर्दर, उन्हीं फ्री रेडिकल ने NO2 से रिएक्ट कर करके अलग अलग प्रोडक्ट बना लिए हैं। टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्टिविटी पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से ज्यादा है, सेकेंडरी की उससे कम है, और प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे कम है। सिमिलरली वी डिड्यूस अदर प्रोडक्ट्स थ्रू द सम प्रोसेस या सेम प्रोसेस, आप यहां वर्ड लगा सकते हैं। बुक में कुछ गलतियां रहती हैं तो उसको आप बोदर ना करें। नेक्स्ट आपके पास है सल्फोनेशन। देखो सल्फोनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इसको हम लोगों ने मिनिमम 6 कार्बन एटम्स पे यूज किया। वैसे भी देखो एक दो बुक्स में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था कि H2SO4 में कौन नहीं घुलेगा, तो उस पे एल्केन्स डाल दिए गए। अब क्यों नहीं घुल रहे? साफ सी बात है कि जो एल्केन है वो पैराफिन्स है, लेस रिएक्टिव है,
और जो भी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस होंगे वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर, और एसिड बेस किसी में भी घुलने वाले नहीं है। तो सल्फोनेशन हमारी थर्ड रिएक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, SO3H ग्रुप लगा देंगे। सल्फोनेशन ऑफ अ नॉर्मल एल्केन from hexane onwards may be carried out by treating the alkane with oleum fuming H2SO4. It has been shown that in concentrated sulfuric acid हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ टर्शरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लेना कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ टर्शरी हाइड्रोजन एटम अंडरगोज हाइड्रोजन एक्सचेंज इन गोल्ड एटोल, इन गोल्ड और उसके साथ ही इसका ये मतलब रहता है 1936 में। द मैकेनिज्म इज बिलीव टू अकर वाया अ कार्बोनियम आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। H2SO4 के साथ रिएक्शन को उसने कार्ब केटायन की हेल्प से होता हुआ पाया है। इस H को हटाया, HSO4 यहां लगा दिया, इतनी बात तो ठीक है। नाउ वो क्या कह रहा है, दिस रिएक्शन इज अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट सिंस ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन्स हैव बीन रेसमाइज्ड इन द सल्फ्यूरिक एसिड। ये बुरवेल एटोल हैव शोड दैट ऑप्टिकली एक्टिव 3-methyl हेप्टेन, ऑप्टिकली एक्टिव 3-methyl हेप्टेन इज रेसमाइज्ड इन द सल्फ्यूरिक। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें इंटरमीडिएट कोई sp2 हाइब्रिड स्पीसीज बनी है। और आपको पता है जब भी कभी sp2 हाइब्रिड स्पीसीज बन जाए तो उसमें फ्रंट बैक दोनों साइड से अटैक होकर रेसिमिक मिक्सचर को कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट में बना पाते हो। ये तो ये तो आइसोब्यूटेन वाला केस हो गया जहां टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आंसर आ गया आपके पास। लेकिन इस ये आपके पास है टर्शरी, या फिर वही सेम आया, तो रेट ऑफ सल्फोनेशन वही टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का गेम रहेगा। लेकिन एक बड़ी बढ़िया बात उसने जो लिखी थी कार्बोक्टाइन, उसका जिक्र नहीं किया, उसका यहां नामो निशान दिया नहीं। लेकिन वो अगर कह रहा है कि 3-methyl हेप्टेन को रेसमाइज्ड करवाया है, तो sp2 स्पीसीज तो आपके पास फ्री रेडिकल भी होती है। तो जब तक इसका प्रॉपर ऑथेंटिक प्रूव हमारे पास नहीं आता है तब तक हम ये मान के चले एल्केन्स की मैक्सिमम रिएक्शंस फ्री रेडिकल के थ्रू चलती हैं। और रेसिमिनेशन तो आप फ्री रेडिकल से भी ऑब्टेन कर सकते हो क्योंकि वो भी sp2 हाइब्रिड है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ कोई एक ऑथेंटिक प्रूव नहीं है, तो मिनिमम आप टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर इसकी रिएक्टिविटी डाल सकते। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है क्लोरोसल्फोनेशन, इसको रीड्स रिएक्शन बोलते हैं। रीड्स रिएक्शन, रीड्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, रीड्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें SO2Cl2 SO2Cl2 का रिएक्शन करवाकर एल्काइल एल्काइल क्लोरो एल्काइल क्लोरो सल्फोनेट्स टाइप से बनाते हैं। और मेनली इस रिएक्शन का यूज डिटर्जेंट्स बनाने में है, इस रिएक्शन का यूज डिटर्जेंट्स बनाने में है जी। तो उसके बाद आइसोमेराइजेशन का रिएक्शन आपको मिलने वाला है। और ज्यादा काम ना करते हुए इन लोगों ने कंबशन कराया और एरोमेटाइजेशन करवा के चैप्टर को खत्म कर दिया, मतलब एल्केन्स की एंडिंग कर दी। मेन टारगेट होता है भाई इसके क्वेश्चंस करने का ना, अगर क्वेश्चन निकलने लग जाए तो इसका मतलब फिर आपने चैप्टर ढंग से कर लिया है। तो जल्दी से देख लेते हैं जी, क्लोरोसल्फोनेशन और रिएक्शन विद SO2 एंड Cl2, इसको रीड्स रिएक्शन बोलते हैं और ये भी डिटर्जेंट बनाने में बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है। द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज रीड्स रिएक्शन when propane reacts with SO2 and Cl2 in the presence of UV light, पक्का फ्री रेडिकल चलेगा। प्रोपाइल सल्फोनाइल क्लोराइड आपके पास आ गया, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, सिंपल सी कहानी है। कहीं क्लोरो लगाते थे, कहीं SO3 लगाना शुरू कर दिया H के साथ, और कहीं आप SO2Cl लगा रहे हो। कमर्शियल फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट में ये रिएक्शन हाईली यूजफुल है। चलिए, ये SO2 है आपके पास, थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, इनसे मिसप्रिंट SO2, ये क्लोरीन है जी। तो हुआ क्या, वही दो फ्री रेडिकल, इसका Fr बना, उसने सल्फर का Fr बना दिया SO2Cl, और ये जाकर सीधा एल्केन पर अटैक कर गया और आपके पास N प्रोपाइल सल्फोनाइल क्लोराइड बन गया है। सिमिलरली आप ये 1 2 3 और 10 13 कार्बन में भी करके आप NaOH से रिएक्शन करवाकर एक डिटर्जेंट बना सकते हैं, एक डिटर्जेंट बना सकते हैं। वही फंडामेंटल आगे उसने यूज किया हुआ है। देखो जी, डिटर्जेंट बना,
अब देखिए आप, ये आपके पास एक सल्फोनाइल क्लोराइड बन गया। केमिस्ट्री इन एक्शन 12th क्लास में इसको पढ़ते हैं आप लोग। Cl हटाकर OH लगाएगा और फिर उसी को Na से, एसिड तो एसिड बेस रिएक्शन कराकर सोल्ट बना देगा, जो कि एक डिटर्जेंट का काम कर रहा है। वैसे आपने शैम्पू का या टूथपेस्ट का कॉम्पोजिशन कभी चेक किया हो तो वहां सोडियम डोडिकाइल सल्फोनेट लिखा रहता है। ये सोडियम है, बस ये 13 कार्बन है और ये सल्फोनेट है। तो ये एक डिटर्जेंट का रोल करता है, एक डिटर्जेंट का रोल करता है। नेक्स्ट आइसोमेराइजेशन। अब इन तीन रिएक्शन को थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा, फिर मैं एल्कीन उस कॉन्टिन्यूअस पार्ट 3 में स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आप इसको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, और मैं फिर आपसे कहूंगा मेन रोल होता है क्वेश्चंस का, मेन पार्ट होता है क्वेश्चंस का। वो एक बार थ्योरी को आप रिवीजन कर ले, प्रिपरेशन में क्या था, एक फाइनल समरी भी आपको वहां ऑब्जर्व करवा देंगे कि ट्रिपल से डबल से सिंगल पे आना, आरएक्स से एल्केन आना, आरएक्स से बर्ड्स रिएक्शन से आना, फ्रैंकलिन रिएक्शन से आना, कोरेहाउस से आना, ग्रिग्नार्ड पे एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन से आना, एल्डिहाइड कीटोन पे रेड पीएचआई से आना, एल्डिहाइड कीटोन एसिड एसिड डेरिवेटिव्स का जिंक एचजी सॉरी रेड पीएचआई से आना, क्लिमेंशन होना, वोल्फ केशनर होना, क्लियर, और एक डिकार्बोक्सिलेशन होना, और इसके बाद कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस होना। ये एल्केन बनाने के हमारे पास तरीके हुए, और उसके बाद इसकी जनरल रिएक्शन तो एक ही पेज पर इसका डिस्कशन हम कर लेंगे। तब तक आप थोड़ा सा वीडियो को देखें, अप्रोक्सीमेट 22 मिनट्स की वीडियो जा रही